अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर डी। इससे पिछली वीडियोस में मैं पार्ट नंबर ए से लेके पार्ट नंबर सी तक करवा चुका हूं। वो वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप उसको देखना चाहें तो मेरे चैनल पर से देख सकते हैं। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर डी को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं, आपने इन फंक्शंस के ग्राफ को बनाकर दिखाना है। अब डी पार्ट में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई नजर आ रही है, 2.5x - 3y = -4। तो आप ऐसी इक्वेशंस को फंक्शन बोलते हैं जिसमें जब आप x वाले वेरिएबल की जगह पर कोई एक वैल्यू पुट करें तो आपको आंसर के तौर पे y की भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिले। तो अगर एक वैल्यू पुट करने से आपको एक ही आउटपुट के तौर पे वैल्यू मिल रही है, ऐसी कोई आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो ऐसी इक्वेशंस को ही आप कह लें फंक्शन हम बोला करेंगे। बेसिकली आप इसको इक्वेशन भी कह सकते हैं जनरली, और लाइन की इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं जो वेरिएबल x और y आ रहा है वो दोनों वेरिएबल्स के ऊपर जो पार है वो कुछ भी मेंशन नहीं, यानी पार 1 है। तो जब भी ऐसी इक्वेशन हो आपके पास जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर पार 1 मेंशन्ड हो, तो आप उसको लाइन की इक्वेशन ही बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपको लाइन की इक्वेशन ही दी गई है। अब हम चीज़ों को आगे करते हैं। तो देखिए, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास लाइन की इक्वेशन हो, इनका ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। आपने सबसे पहले दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। तो हम दो चीज़ों को कहते हैं, एक को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट और एक को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आपकी इस इक्वेशन से जो आपको लाइन मिलेगी ग्राफ के तौर पे, वो लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करेगी, एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट में से गुजरेगी। तो आपकी लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच कर रही होती है उसी को हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। और एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू जीरो होती है, यानी आप एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। तो इसलिए अगर आप एक्स इंटरसेप्ट जो है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने वाई को हमेशा जीरो के इक्वल रखना है। तो मैं इसलिए यहाँ पे लिखूंगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो आप y को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो अब आप इस इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट कर दें। तो मैं देखिए यहाँ पे लिखूंगा 2.5x - 3 और ये y की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 0, और आगे = -4 वैसे का वैसे ही। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2.5x वैसे का वैसे ही, 3 0 टाइम्स तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बचेगा सिर्फ -4। अब ये 2.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये जाकर -4 को डिवाइड करवाएगा, तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x = -4 डिवाइडेड बाय ये 2.5 कहाँ पे आ जाएगा, इस तरह डिनोमिनेटर में। अब इसको आपने सॉल्व करना है फर्दर। तो मैं इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये आपका रफ वर्क का काम है, इसको आप रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे लिख भी रहा हूँ रफ वर्क, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप इसको लिख लें इस तरीके से, -4 डिवाइडेड बाय, तो मैंने इस लाइन की जगह पर ये डिवीजन का सिंबल यूज़ कर लिया और ये आपके पास 2.5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपको पता है सबसे पहले हम डेसिमल्स को रिमूव करते हैं। तो डेसिमल को यहाँ पे कैसे रिमूव करेंगे, जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे ये बन जाएगा 25, और डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट हो तो डेसिमल रिमूव करने के बाद आप जानते हैं हमेशा नीचे 10 लगाते हैं। तो मैंने नीचे यहाँ पे 10 लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, आपको पता है कि डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल में बदलते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन सिंबल में बदलेंगे तो जब भी ऐसा करते हैं आगे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी होती है उसको नीचे लिख देते हैं। अब इनमें ऊपर नीचे कैंसिलेशन भी होती है, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25, और इधर -4 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, अपनी आसानी के लिए क्या लिख लें, 1 लिख लें। तो यहाँ पे बच गया -4/1 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये यहाँ पर बच गया आपके पास, ठीक है। अब मजीद कोई कैंसिलेशन नहीं होती, तो ऊपर वाले नंबर्स को जो न्यूमरेटर्स में लिखे हुए आपस में मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दें। तो -4 को 2 से करेंगे तो -8 आ जाएगा, और 1 को 5 से करेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। अब ये आपके पास -8/5 आ गया, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन जो है बेसिकली -8/5 के इक्वल है। अब मैं इसको डेसिमल में भी कर देता हूँ कन्वर्ट, ताकि हमें प्लॉट करते वक्त इन पॉइंट्स को आसानी मिले। तो देखिए, इस 5 को आप 10 बना सकते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में 10 100 1000 बना सकते हो तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। तो 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और ऊपर भी ज़रा बात है 2 से करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगी, -8 को 2 से करेंगे -16,
और 5 को 2 से करेंगे तो 10। तो देखें जब फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में आप कह लें 10 लिखा हो तो आप डेसिमल वाली फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इस 10 का मतलब है इधर एक जीरो है, तो इस तरह समझ लें कि डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। अब ये डिजिट्स कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं, ऊपर 2 डिजिट्स हैं। तो अगर यानी 2 डिजिट्स का मतलब है 16 है, ये 1 और 6 2 डिजिट्स हैं। तो आप इनके बिल्कुल सेंटर में अगर डेसिमल लगा देंगे तो इस तरह आप देखें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा इधर ऊपर वाले नंबर में, तो ये बनेगा 1.6 और साथ माइनस का साइन वैसे ही। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि -8/5 का मतलब क्या है? -1.6। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट बना लें, उसका नाम खुद से रख दें, मैं इसका नाम ए पॉइंट रख देता हूँ। इसका एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा जो कि गिवन है -8/5, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा जो अभी आपने वैल्यू निकाली है। सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये 8 - 8/5 होगा, ये तो -1.6 है, सॉरी मैं इसको गलत बोल गया। तो एक्स की वैल्यू तो यही है आपकी, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है -8/5, इसी का मतलब -1.6 है। जो वाई की वैल्यू को यहाँ पर ऊपर है जो आपने पुट करी थी, यानी ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ख्याल रखिएगा जो x की वैल्यू है वो आपका x कोऑर्डिनेट है और जो y की वैल्यू है वो आपका y कोऑर्डिनेट है। आपने पॉइंट का नाम खुद से दे देना, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमने एक पॉइंट निकाल लिया। अब इसी पैटर्न पे हमने एक और पॉइंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे इसी पेज को हाफ कर लेता हूँ। अब हमने निकालना है y इंटरसेप्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आपकी इस इक्वेशन से जो लाइन मिलेगी वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगी, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टच करेगी वही आपका y इंटरसेप्ट होगा। तो y एक्सिस के ऊपर क्योंकि ये पॉइंट मौजूद होता है, तो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट मौजूद होता है उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। तो इसलिए y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमेशा आपको x को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो मैं x को किसको इक्वल पुट करूँगा? जीरो को। तो अब आप देखें इस इक्वेशन में x की जगह पर आप जीरो लिख दें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5, ये x है ना, तो x की जगह पर आप यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, -3y वैसे का वैसे ही इक्वल टू -4 वैसे का वैसे। अब ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ बचेगा -3y और यहाँ पे बचेगा -4, और ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो 4 को जाके ये डिवाइड करेगा, यानी 4 डिवाइड होगा 3 से, तो 3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो अब देखें ये आपके पास एक और पॉइंट यहाँ पर बन गया, इसका नाम आप b रख लें, और इसका x कोऑर्डिनेट x वाली वैल्यू वो है 0 और इसका y कोऑर्डिनेट y वाली वैल्यू जो कि है 4/3। अब ये 4/3 को आप डेसिमल फॉर्म में लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे करके बनेगी। तो इसके लिए आप डिवीजन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दूँ कि आप 4 को 3 पर डिवाइड कर लें ताकि आपको पता चले डेसिमल में वैल्यू क्या आती है। डिवीजन आपको आती है 3, 1 टाइम्स 3 करेंगे, 4 - 3 हो जाएगा 1, यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, इधर भी एक 0 इस तरह नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा 10। अब आप जानते हैं 3 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 9, 10 - 9 हो जाएगा 1, फिर दोबारा से ऊपर एक 0 नीचे उतारेंगे, ये फिर से 10 बन जाएगा, और फिर दोबारा 3 टाइम्स करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 9, 10 - 9 कितना होगा 1, यानी ये इस तरह चलता रहेगा। इसका मतलब यही है, बार बार 1.3333 इस तरह ही आता रहेगा। तो हमने इसी के लिहाज से इसको याद रखना है कि 4/3 का मतलब है 1.333। अब देखिए इतनी एक्यूरेसी तो नहीं हम ला सकते ग्राफ पेपर के ऊपर कि आप कह लें 1.3 तो ढूंढ लेंगे, लेकिन 1.333 को देख पाएंगे एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगा, तो हम अपने फेयर मार्जिन से इसको यहाँ पर जो है ना प्लॉट करेंगे। ठीक हो गया, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं ग्राफ को अपने। तो ग्राफ बनाने के लिए आप जानते हैं हमें पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं वो यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने रूलर को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट रखूँगा ताकि मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं वो अच्छे से बना लूँ। तो ये देखिए, ये मैंने अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इसी तरीके से मुझे वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ करना है, तो मैं अपने रूलर को इस तरीके से रखूँगा कि मैं आसानी से वर्टिकल एक्सिस भी बना लूँ। तो ये मैंने वर्टिकल एक्सिस भी बना लिया। ठीक है, अब जो आपको पता है कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास वर्टिकल एक्सिस, ये मेरे पास बेसिकली वाई एक्सिस है, और एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं ये आपका ओरिजिन होता है। आप इसको यहाँ पे भी फिलहाल 0 भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इस पर करनी है मार्किंग्स। अब मार्किंग कैसे करूँ ये डिपेंड करता है आपके अपने आप पर कि आप जो है किस तरीके से यहाँ पे रूलर जो है ना स्केल सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर के गैप के बाद यहाँ पर लिख लें, चाहें तो 2 सेंटीमीटर के गैप के बाद यूनिट्स को लिख लें, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास जो ग्राफ पेपर है इसमें ये आपके पास देख सकते हैं, इस बड़ा बिग बॉक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें एक बिग बॉक्स है। तो मैं एक बिग बॉक्स को 1 यूनिट के तौर पर काउंट करूँगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक बिग बॉक्स कंप्लीट हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये मेरे पास क्या है 1। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास दूसरा बिग बॉक्स कंप्लीट हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2।
इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास तीसरा बिग बॉक्स कंप्लीट हुआ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। तो मैंने एक बिग बॉक्स को 1 यूनिट के तौर पे ट्रीट किया है। इसके अंदर स्मॉल बॉक्स भी हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा, इसको हम क्या रीड करेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पे भी देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे दूसरा मतलब इस साइड पर जो आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पहला एक तरह का आप कह लें बिग बॉक्स कंप्लीट हो रहा है, तो ये मेरे पास हो जाएगा -1। यहाँ पे ये देखें दूसरा ये हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब यही सेम कह लें स्केल मैंने वाई एक्सिस पे भी रखा हुआ है। ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये पूरा एक बिग बॉक्स कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1। अगला बिग बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2। इस तरह नीचे भी लिख देता हूँ, पहला आप कह लें बिग बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये हो जाएगा -1। दूसरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये हो जाएगा -2। ये मैंने मार्किंग कर ली। अब मैंने अपने पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना है। ठीक है, आप देखिए मेरा पहला पॉइंट है जिसमें ए की वैल्यू है, एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -8/5 और 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर आपके पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट गिवन हो, वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। कहाँ पर होगा? जहाँ पे -8/5 लिखा होगा। -8/5 का मतलब क्या है? -1.6। तो आप -1.6 को ढूंढें। तो देखें ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और -1.6 -1 और -2 के कहीं दरमियान ही होने वाला है। अब कहाँ पर करके होगा? अब मेरे पास जो यहाँ पे मैंने स्केल सेट किया, मैं उसके लिहाज से बता रहा हूँ, आपका जो ग्राफ पेपर होगा आपने उसके लिहाज से ढूंढना है। तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे इस -1 से लेके -2 तक 10 स्मॉल बॉक्स हैं। तो इसका मतलब लाजमी यही बनता है कि आपने एक स्मॉल बॉक्स को 0.1 कंसिडर किया होगा, तभी तो इस तरह यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। जैसे आप देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्मॉल बॉक्स बनते हैं। अगर आप एक स्मॉल बॉक्स छोड़कर काउंट करेंगे तो 0.1 काउंट करेंगे। तो जैसे पहला स्मॉल बॉक्स आपने छोड़ा, यहाँ तक आ गए, तो आपने काउंट किया 0.1, तो -1 + 0.1 कितना बनेगा? 1.1, यानी -1.1। फिर अगला फिर दोबारा 0.1 उसमें ऐड कर दें, -1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 1.10, यानी 10 का मतलब हो जाएगा पूरा -2। इस तरह मेरे पास अरेंजमेंट है। इसका मतलब जो 6 स्मॉल बॉक्स होगा ना, वो होगा -1.6। तो इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरा ये 6 स्मॉल बॉक्स कंप्लीट हुआ। तो मैं यहाँ पे इस तरह मार्क कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा ना, ये मेरा होगा ए पॉइंट, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है -8/5 और उसका वाई कोऑर्डिनेट है 0। -8/5 से मुराद है -1.6, आप जानते हैं। ठीक है, अब बी कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं, बी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो, वाई वाला गिवन हो, इसका मतलब वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। कहाँ पे होगा? 4/3, जहाँ पे लिखा होगा। 4/3 का क्या मतलब है? 1.33। अब देखिए 1.33 ये वाई एक्सिस है आपका, तो 1 और 2 के दरमियान मिलने वाला है। अब देखें 1.3 तो आप ढूंढ सकते हैं, 1.33 की प्रिसीजन ढूंढना थोड़ी सी टफ टास्क है। आपने अपने लिहाज से देखना है, जो आपके पास ग्राफ पेपर है उस पर 1.33 एग्जैक्टली कहाँ पे बन रहा है, आपने उसके लिहाज से मार्क करना है। मैं यहाँ पर आपको अपने फेयर गेस से बता रहा हूँ, आपको भी गालबन इसी तरह करना पड़ेगा। तो आप देखिए मेरे पास 1 और 2 के दरमियान फिर दोबारा 10 स्मॉल बॉक्स ही हैं, जिस तरह यहाँ पर थे। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एक स्मॉल बॉक्स को आप 0.1 के तौर पे रीड करेंगे, यानी 0.1 बढ़ाते जाएंगे। जैसे पहला स्मॉल बॉक्स 1.1, अगला स्मॉल बॉक्स खत्म हो रहा है 1.2, उससे अगला स्मॉल बॉक्स यहाँ पे खत्म हो रहा है 1.3। अब देखिए 1.3 और अगला जो स्मॉल बॉक्स है जो 1.4 कहलाया जाएगा, उसके दरमियान ही कहीं 1.33 होगा। तो मैं अपने फेयर गेस से बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 1.3 नहीं, 1.3 से थोड़ा सा आगे ये मेरे पास होगा मेरा बी पॉइंट, जिसका आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट आपको बताया था 4/3 है, यानी 1.33 जिसको आप बोलते हैं। तो ये इस तरीके से आपको फेयर गेस से बताना पड़ेगा। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है, तो आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये इस तरह की लाइन लगाई है, यहाँ पर इन दोनों को मैंने जोड़ना है और इस तरीके से आपने लाइन लगानी है कि आपकी जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट में से गुजरे, सेंटर में से गुजर रही हो। तो आप देखिए मैंने इसको बना दिया, ये मेरा जो है ग्राफ हो गया। इस ग्राफ के ऊपर आप जो है अपनी इक्वेशन भी यहाँ पे लिख दें। मैं लिख देता हूँ 2.5x -3y = -4। ये मैंने इस पर अपनी इक्वेशन भी लिख दी। तो इस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।